नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आने को तैयार, और यह खबर है नए शिखर पर सोना। जी हां, सोने और चांदी ने नया शिखर पाया है। सोने की अगर हम बात करें तो गोल्ड ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। एमसीएक्स पर सोने ने 61,322 का नया रिकॉर्ड बनाया है। फिलहाल सोने में 600 रुपए की तेजी है और चांदी जो है वो 32 महीने की ऊंचाई पर है। और हमारे सहयोगी विश्व मोहन इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विश्व मोहन, लगातार ये जो तेजी है इसके क्या मायने हैं? देखिए, लगातार तेजी की जो सबसे बड़ी वजह यह है, यूएस में जो महंगाई के जो लेटेस्ट जो मार्च महीने के जो आंकड़े आए हैं उससे वो अनुमान से काफी कम रहे हैं। 5% के आसपास एनुअल जो ग्रोथ दिखी है महंगाई में वो हुई है, वो अनुमान से काफी कम है। तो ऐसा लग रहा है जो यूएस फेड जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जो रफ्तार है उसको पॉज कर सकता है। मई की बैठक में या तो वो ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी ना करे या सिर्फ 0.25% ही ब्याज दरें बढ़ाई जाए, और उस वजह से यहाँ पे गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि गोल्ड आमतौर पे गोल्ड एक नॉन इंटरेस्ट पेइंग यानी बिना ब्याज मिलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, जहां पर कोई ब्याज नहीं आपको मिलता है अगर आप खरीदते हैं। तो अगर ब्याज दरें नहीं बढ़ती हैं, कम होती हैं, तो जहां पर फिक्स ब्याज वाले इंस्ट्रूमेंट है वहां पर लोग पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ब्याज दरें उधर अगर कम हो रही है तो बेहतर है कि गोल्ड में वो पैसा लगाएंगे। तो वही वजह है कि गोल्ड को उसका फायदा मिल रहा है और अच्छी तेजी के साथ। और जिस तरह की अनसर्टेनिटी है पूरी दुनिया में, लगातार ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है। आईएमएफ ने भी आपने देखा था इसी हफ्ते उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान फिर से कम कर दिया है। तो ये सारे फैक्टर भी, अनसर्टेनिटी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही फिजिकल डिमांड सपोर्ट कर रही है। साथ ही फेड की तरफ से पॉज देखने को मिल सकता है, वो भी सपोर्टिव फैक्टर है। तो ये कुल मिलाकर गोल्ड और सिल्वर के लिए अच्छा माहौल बन रहा है। चांदी भी अब सिर्फ रिकॉर्ड से 1,000 रुपए दूर है। जो 2020 अगस्त में चांदी 77,750 रुपए के आसपास गई थी, रिकॉर्ड बनाई थी, उससे सिर्फ 1,000 रुपए दूर है। तो हो सकता है कि जल्द चांदी भी बना दे और गोल्ड, यानी दोनों के लिए मोमेंटम बना हुआ है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी जबरदस्त तेजी दिख रही है। चांदी तो कॉमेक्स पर देखिए तो $26 के आसपास पहुंच चुकी है, 2% की तेजी दिख रही है। गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट 2060 डॉलर के आसपास पहुंच गया। तो एक पूरा माहौल ही अच्छा है अभी गोल्ड सिल्वर को लेकर, और पूरा फायदा भी मिल रहा है। यही वजह है कि घरेलू बाजार में सोना नया रिकॉर्ड बना रहा है और चांदी 32 महीने की नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। और विश्वमोहन, ये जो लगातार तेजी चल रही है और उस पर आप तमाम एक्सपर्ट्स और एक जो कमेंट्री है उस पर भी निगाह बनाए हुए हैं, तो जरा बताएं कि यहाँ से जो है वो किस तरह के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ रहे हैं। कुछ खास टारगेट लेकर अगर हम देखें गोल्ड और सिल्वर को, तो वो क्या एक्सपर्ट देख रहे हैं? देखिए, मैंने 1 साल का पोल किया था और देश के 6 बड़े ज्वेलर, जो देश के सबसे बड़े संगठन है जेम ज्वेलरी काउंसिल, उनके साथ हमने एक बड़ा प्रोग्राम किया था। उनमें से जितने भी ज्वेलर थे देश के, सबका मानना है कि लोअर लेवल पे नीचे की तरफ सोना 55,000 तक गिर सकता है पूरे 1 साल में, और ऊपर की तरफ 65,000 से 70,000 तक के टारगेट आ रहा है। तो एक बड़ा रेंज है। आपको लोअर लेवल पे बाई करना है, 60,000 के नीचे बाई करना है, क्योंकि जब गिरावट आएगी तो 55 तक भी फिसल सकता है। और ऊपर में 1 साल के भीतर सोना 65,000 से 70,000 रुपए तक जा सकता है। यानी यहाँ से भी 3-4 हजार से ज्यादा की तेजी अभी और बची हुई है। और चांदी को लेकर जो हमने पोल किया तो उनका कहना है कि लोअर लेवल में अगले 1 साल में चांदी नीचे में लोएस्ट जो होगा वो 65,000 होगा, और ऊपर की तरफ चांदी 1,00,000 रुपए तक भी जा सकती है। और 80% ज्वेलर्स ऐसे थे, उनका मानना है कि 1 साल के अंदर चांदी 90,000 भी हो सकती है। और 10% ऐसे ज्वेलर्स थे जिनका कहना है कि 1,00,000 भी चांदी हो सकती है। तो चांदी पे ज्यादा बुलिश है। गोल्ड में परसेंटेज टर्म में बहुत ज्यादा तेजी आपको नहीं देखने को मिले, लेकिन अगले 1 साल के लिए जो FY24 का जो टारगेट दे रहा है चांदी को लेकर, ज्यादातर एक्सपर्ट काफी बुलिश है। क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट डिमांड, साथ ही इंडस्ट्रियल डिमांड में पिकअप आएगी, उसका फायदा अब यहाँ से चांदी की मिलेगी और चांदी नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। एक आखिरी सवाल विश्वमोहन, आपने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, क्या एक माहौल बन रहा है? अगर हम जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए किस तरह की राय दी जा रही है, और जो एक नए निवेशक हैं जो इन्वेस्ट होना चाहते हैं, और जब हम इन बड़े बड़े लेवल्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए क्या राय दी जा रही है? देखिए, अगर टेक्निकल जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि एक तरफा रैली चल रही है। बहुत सारे प्रीमियम इस भाव पर दिख रहा है। एक तो करेंसी अपना डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ था,
उस वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को हम ट्रैक करते हैं तो उसके मुकाबले ये ज्यादा महंगा होगा। इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो ये फैक्टर प्राइस में प्ले हो रहा है। तो जिस दिन ये प्रीमियम जाएगा, अनसर्टेनिटी का फैक्टर, रूस यूक्रेन वॉर का, बैंकिंग संकट, इन सब वजह से सोना और चांदी के दाम काफी बढ़ गए हैं। जिस दिन ये सारे प्रीमियम जाएंगे उस दिन अचानक से तेज गिरावट आएगी। इसलिए जो ट्रेडर हैं उनको बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, उनको स्टॉप लॉस के साथ ही सोने चांदी में ट्रेड करना है, क्योंकि कभी भी बड़ी गिरावट, करेक्शन आ सकती है। क्योंकि किसी भी एसेट क्लास का एक रुख होता है, लंबी तेजी के बाद एक पॉज भी होता है, रिट्रेसमेंट भी देखने को मिलता है, नीचे की तरफ भी भाव आते हैं। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और जिस दिन अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती भारत सरकार की तरफ से की गई, तो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से जो महंगाई आई है सोने चांदी की, वो अचानक से कम हो जाएंगे, तो भाव अचानक से कम दिखेंगे। इसके लिए आप तैयार रहें। लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनिंग कॉस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। करेंसी जो डॉलर करेंसी के मुकाबले होता है उसका 4-5% का प्रीमियम होता है। साथ ही माइनिंग कॉस्ट का भाव यहाँ पर जाता है, अनसर्टेनिटी का फायदा मिलता है। तो लंबी अवधि में तो तेजी बनी रहेगी, लेकिन नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में बीच बीच में करेक्शन आएंगे, उसको झेलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विशु मोहन आपका। हर पहलू पर आपने बहुत ही बेहतर तरीके से रोशनी डाली। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि लगातार रिकॉर्ड तेजी जो है वो सोने में नजर आ रही है। और ख़ास तौर पे जो है अगर हम गोल्ड की बात करें तो नए शिखर पर नज़र आ रहा है। और इसी तरह हम चांदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है वो तेज़ी साफ तौर पर नज़र आ रही है। गोल्ड की अगर बात करें तो हम आपको बता दें कि MCX पर सोने ने 61,322 का नया रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अब कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम कोरोना के मामलों की। तो कोरोना ग्राफ में लगातार जो है रफ्तार जारी है। करीब 8 महीने बाद कोरोना के नए केस 10,000 के पार जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए केस दर्ज किए गए। इससे पहले 24 अगस्त को 10,725 केस रजिस्टर हुए थे। कल के मुकाबले कोरोना के केस में लगभग 30%, वैसे अगर आंकड़ों को देखें तो 29.7% का उछाल देखने को मिला है। ये लगातार दूसरा दिन है जब नए केस में 2,000 से ज्यादा का एक इजाफा नजर आया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। देश में कोविड केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये रफ्तार का आलम इस बात से लगा लीजिए कि पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा नए कोविड संक्रमित मामले सामने आए हैं। जो टोटल कोविड एक्टिव केसेस की संख्या पूरे देश भर में है 45,000 का आंकड़ा पार कर गई है। यही वजह है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार चिंतित है और अब वो उसी के मुताबिक एहतियातन कदम भी उठा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि ओमिक्रॉन नया जो सब वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलता जरूर है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की दर उतनी ज़्यादा नहीं है, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि तमाम अथॉरिटीज़ या राज्य सरकारें अब नई नई गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। मसलन दिल्ली सरकार की तरफ से जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने साफ कह दिया है कि कोविड के बढ़ते मामलों को देख दिल्ली में स्कूल के लिए एक जल्द ही डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसके अलावा हॉस्पिटल, सुप्रीम कोर्ट या फिर अन्य जो अदालतें हैं वहां पर कोविड को लेकर के मास्क अनिवार्य करने जैसी बातें भी ये सामने आई हैं। इसके अलावा अथॉरिटीज़ ने भी ये कई जगह पर हमने देखा कि वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा है वहाँ पर मास्क अनिवार्य करने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कुल मिलाकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन जैसी संभावना नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं लिहाजा कोविड के लिए जो नियम कायदे कानून है, मसलन मास्क लगाना, उचित दूरी बनाए रखना, इसका पालन लोगों को करना चाहिए। इधर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राजीव गांधी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। जो कोविड का वेरिएंट है ये इसकी सीवियरिटी कम है, ये जानलेवा नहीं है, ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। बिल्कुल एक सामान्य बुखार, जुकाम, खांसी की तरह, फ्लू की तरह जो है ये रहेगा और ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, फैलेगा ज़रूर मगर कोई इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जैसा अन्य राज्यों के अंदर ये ट्रेंड आया तो अब दिल्ली के अंदर भी ये ट्रेंड चल रहा है फ़िलहाल जो है, और कुछ दिनों में ये जो वेव है ये प्लेटो करके नीचे की तरफ आएगी। अभी फ़िलहाल ये बढ़ रही है और जनरली इस तरीके के इन्फेक्शंस में थोड़ी बढ़त शुरू में बनाती है।
और वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्सपर्ट्स भीड़ भाड़ में मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। डेफिनेटली देखो, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ प्रिकॉशंस हमको लेनी चाहिए। हमको फिर से रीइंट्रोड्यूस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मास्क लगाना, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में करना चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ मास्क नहीं है, भीड़ काफ़ी बढ़ गई है, फिर बाज़ार में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये फिर से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। जी वही है कि काफ़ी गला दर्द, पहले कोल्ड होना, इस तरीके की हैं, तो कैसे इस चीज़ को हैंडल करें या क्या समझें? देखिए, काफ़ी हैं इस तरह के वायरसेस। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कोविड है, कई और वायरसेस भी हैं जो इस तरह के सिम्टम्स कर रहा है। और जब हम RT-PCR करते हैं कोविड का तो कई बार नेगेटिव आता है, बट सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। सो ये है कि इनको मोर ऑफ बेसिकली तो कंजर्वेटिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही रहता है, सपोर्टिव केयर रहता है। क्योंकि ऐसा पर्टिकुलर कोई मेडिसिन नहीं हम दे रहे हैं, सिर्फ एक पैरासीटामोल दे दिया अगर फीवर है तो, ये, और अगर एलर्जी एंटी एलर्जिक दे दिया, मेनली सपोर्टिव केयर कर रहे हैं। लेकिन कोविड अगर आता है तो डेफिनेटली आइसोलेशन के लिए हम एडवाइस करते हैं। जी कितने पेशेंट हैं आपके पास, किस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादा दिक्कतों को लेकर? जो पेशेंट को कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे अभी जो एडमिशन पेशेंट था उसको साथ में कोई और प्रॉब्लम भी थी, और जो अभी भी एडमिट है उनको साथ में कोई और प्रॉब्लम भी है, वो एडमिटेड है। जैसे किसी को मैलिग्नेंट कैंसर है, या फिर हार्ट पेशेंट है, या फिर किडनी के पेशेंट है, या फिर किसी को लंग्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो किसी को क्रॉनिक इलनेस है, तो उसके ऊपर से अगर कोविड हो जाए तो वो पेशेंट है जिनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ज़्यादातर इम्यूनो कॉम्पिटेंट, जिनको कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, उनको वो घर में ही ठीक हो रहे हैं। 7 डेज़ को आइसोलेशन हम एडवाइस कर रहे हैं और सपोर्टिव केयर बात कर रहे हैं। तो अगर ठीक हो सकता है एग्जैक्टली 7 डेज़ का आइसोलेशन इसलिए एडवाइस करते हैं ताकि औरों को ना हो, और प्लस वो भी आराम कर सकें। एंड सपोर्टिव केयर रहता है। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहना चाहिए। अभी भी गाइडलाइंस वही कह रही है कि 93% से कम हो। और इधर यूपी की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 446 नए मरीज सामने आए। एक्टिव केस की तादाद भी 1791 तक पहुंच गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 1.63% यूपी में है। सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो राजधानी लखनऊ में आ रहे हैं। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की। इसमें कोरोना को लेकर हुई मॉक ड्रिल की समीक्षा हुई। सीएम योगी ने अफसरों को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मेरठ में भी मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं। कोविड को लेकर के पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। सभी जिला अस्पतालों को सतर्क किया गया है। जो कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल रहे उनको सतर्क किया है। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सभी हमारे अच्छे चल रहे हैं और मॉक ड्रिल हम लोग कर चुके हैं। बुजुर्गों से और वृद्धजनों से और बीमारों से हमने कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बगैर मास्क के न जाएं। 30 एक्टिव केसेस हैं। आज 26 होम आइसोलेशन में हैं तथा 4 पेशेंट्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड हैं। टोटल इन्वेस्टिगेशंस 716 हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो ILI और सारी से ग्रसित हैं उनका टेस्ट हो, जिससे कि उनको आइसोलेट करा जाए घर के अंदर और लोगों को इन्फेक्ट ना करें। और ये तस्वीर बिहार के गया की है, जहां कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर आ चुका है। गुजरात के वडोदरा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां पर तैयारियां मुस्तैद हो रही हैं। तमाम जो स्वास्थ्य सिस्टम्स हैं उनको चेक किया जा रहा है, हेल्थ उपकरणों को दुरुस्त किया जा रहा है और कोशिश यही है किसी भी अगर अपनी स्थिति का सामना करना पड़े तो उसके लिए जो भी सेंटर्स हैं वो तैयार हैं। और जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है ये केरल के कोयट्टम की है, जहां कोरोना के मामले में इजाफा देखने को मिला है और इसी के मद्देनजर अस्पतालों में तैयारियां और इसके साथ ही तीमारदारी बढ़ा दी गई है। दक्षिण के ही राज्य आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हैदराबाद की ये तस्वीर आपके सामने है। हैदराबाद में भी टेस्टिंग
ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इस पर काम लगातार किया जा रहा है। यहाँ भी मामले बढ़े हैं। और चलिए अब कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। आज 9वें कारोबारी दिन बाजार तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी दिन के निचले स्तर से 90 अंक सुधरकर 17,828 पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 30 स्टॉक्स में बढ़त नजर आई। सेंसेक्स में भी निचले स्तर से 350 अंकों की रिकवरी दिखी और वो 60,431 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो आज शानदार तेजी यहां भी नजर आई। निफ्टी मिड कैप लगातार 5वें दिन और निफ्टी स्मॉल कैप में 9वें दिन हरे निशान में, यानी ये इंडेक्स जो है वो हरे निशान में नजर आए। इधर आईटी दिग्गज इन्फोसिस ने चौथी तिमाही के नतीजे जो हैं वो जारी किए हैं। कंपनी की आय और मुनाफे दोनों में गिरावट देखी गई है। कैसे रहे नतीजे, हमारी सहयोगी सृष्टि उसका पूरा ब्यौरा दे रही है। बेहद निराशाजनक नतीजे इन्फोसिस की तरफ से। ना ही सिर्फ नतीजे जो है कमजोर देखने को मिले हैं, हर पैमाने पे उम्मीद से कम नंबर्स आए हैं, बट इसके अलावा जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो भी निराश करने वाली है। अगर हम सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में जो इनकी ग्रोथ है वो तिमाही दर तिमाही गिरती हुई दिखी है और ये एक बड़ी बात है इन्फोसिस के लिए। क्यों? क्योंकि Q1 FY21 के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस ने तिमाही दर तिमाही जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है उसमें गिरावट देखी है और ये छोटी मोटी गिरावट नहीं है। देखिए, हम अनुमान कर रहे थे कि यहाँ पे ग्रोथ का फिगर आएगा, 0.7% की बढ़त होगी, इसके बजाय गिरावट हुई है और वो भी 3.2% की गिरावट देखने को मिली है। तो वो एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग फैक्टर रहा है। और इसके बाद जो FY23 के लिए कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस दिया था कि वो 16 से 16.5% के टर्म्स में ग्रो करते हुए नजर आएंगे, उसको भी कंपनी मैच नहीं कर पाई है। वित्तीय वर्ष 2023 जो उन्होंने एंड किया है, करीब 15.5% कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा बात करते हैं कंपनी की आने वाले साल की गाइडेंस की, तो वहाँ पे जो स्ट्रीट की उम्मीदें थी कि कंपनी अपनी जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो 6 से 8% के बीच में देगी, पर वो भी कंपनी ने इस बार कम गाइडेंस दी है और 4 to 7% की वो गाइडेंस देते हुए नजर आए हैं। और मार्जिन्स के फ्रंट पे देखें तो वहाँ पे EBIT मार्जिन की जो गाइडेंस है वो 20 to 22% मान रहे हैं। अब कुछ नंबर्स के बारे में आपको बताएं तो हमने बताया कि कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में तो निराशा आई ही है, वहीं अगर इनके इंडियन टर्म्स में अगर हम इनके आय को देखें तो वहाँ पे भी करीब 2.5% की तिमाही दर तिमाही गिरावट है। 37,441 करोड़ पे कंपनी ने अपनी टॉप लाइन घोषित की है। EBIT मार्जिन तिमाही दर तिमाही करीब 0.5% यानी आधा % गिरते हुए नजर आए हैं 21% पे। और साथ ही मुनाफे का फिगर, जहां हमारी उम्मीद थी 6,500 करोड़ के आसपास ये फिगर रहेगा, 6,130 करोड़ के आसपास ये फिगर आते हुए दिखा है। कंपनी का ये भी कहना है कि अभी के लिए जो आगे का आउटलुक है वो कुछ निश्चित नहीं है, निश्चित तौर पे हम नहीं बता सकते किस तरीके की रिकवरी होगी। इस बार एक वन टाइम उनको रेवेन्यू हिट भी मिला है, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइंट्स अपनी पूरी परफॉर्मेंस, अपनी पूरी डील्स में हेर फदर कर रहे हैं, उसके चलते इनके आय पे असर देखने को मिला है। तो इन्फोसिस के नतीजे काफ़ी कमज़ोर इस बार आते हुए दिखे हैं। जैसे TCS के बाद अगर बात करें तो उससे भी ज़्यादा निराशाजनक नतीजे रहे हैं। इधर मार्च महीने में देश में SIP निवेश नए शिखर पर पहुंच गया। पहली बार SIP निवेश 14,000 करोड़ के पार चला गया। मार्च महीने में 7,63,000 नए SIP खाते भी जुड़े। इस पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने एमफी के चीफ एग्जीक्यूटिव NS वेंकटेश से खास बातचीत की। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एमफी के चीफ एग्जीक्यूटिव NS वेंकटेश। सर, जो डेटा आया है वित्त वर्ष 2023 का और मार्च का, तो उसमें अगर हम 22 के मुकाबले कंपेयर करें तो AUM में थोड़ा गिरावट दिख रही है। तो फरवरी के बाद ऐसा क्या चीज़ें बदली जो डेटा में दिख रहा है? फरवरी के मुताबिक आप देखेंगे, मार्च को देखेंगे, मार्च में इक्विटी फ्लोस अच्छा है। इक्विटी फ्लोस का अराउंड 20,000 करोड़ का फ्लो, नेट फ्लोस एट कम। लेकिन डेट फ्लोस में देयर इज लेसर अमाउंट फॉर द सिंपल रीजन उधर मार्च में लिक्विड फंड्स में 56,000 करोड़ का गिरावट होता है। दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द टैक्स आउटफ्लोस एंड
banks taking their money away for the simple reason otherwise they will have to maintain capital adequacy on that. So these are the two things, major things which would have happened. The other thing that we noticed was index funds had a positive net inflow of around 12,000 crore. And these are the major thing. SIP numbers, if you see at the SIP numbers, SIP में तो 14,000 का record flows आ गया, तो वो अच्छा सा numbers देखा हमने. Over the year, the entire year आप देखेंगे हमारा 40 लाख नया investors को हमने ऐड किया. बढ़ते हैं आगे। वित्त मंत्रालय ने सभी पीएसयू बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान वित्त मंत्रालय की ओर से सभी पीएसयू बैंकों को सरकारी योजनाओं के तहत टारगेट हासिल करने के निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, बैंकिंग सचिव ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सीईओज के साथ अहम बैठक की है और इस बैठक में सरकार के जो तमाम फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ डीएफए सेक्रेटरी ने सभी बैंकों को इस बात के स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि इन स्कीम्स को तय समय के अंदर लागू करने के लिए सरकार ने जो टारगेट सेट किया है उस पर फोकस बढ़ाया जाए और उस टारगेट को जल्द से जल्द अचीव किया जाए। अगर आप उन स्कीम्स पर नज़र डालें जिसमें जनधन योजना है, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है, साथ ही साथ मुद्रा योजना है, केसीसी की अगर आप बात कर लीजिए, इसके तहत जो सरकार ने टारगेट निर्धारित किए हैं उसको हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो सरकार के माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, चाहे आप अटल पेंशन योजना की बात कर लीजिए, जीवन ज्योति योजना की बात कर लीजिए, इसके बारे में बैंकों को खास निर्देश दिए गए हैं कि वो ग्रामीण इलाकों में स्पेशल कैंपेन आयोजित करें, साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और जो इनरोलमेंट का टारगेट सरकार ने तय किया है उसको हासिल किया जाए। जहां तक क्रेडिट आउटरीच का सवाल है उसमें हमें जानकारी मिल रही है कि इस मसले पर भी स्पष्ट निर्देश बैंकों को दिए गए हैं और ये कहा गया है कि सरकार ने बजट में जिन प्रोडक्टिव सेक्टर्स का ऐलान किया है उसके लिए कैसे जो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है वो आयोजित किया जाए, क्रेडिट फ्लो में बढ़ोतरी की जाए। इस मसले पर बैंक जो है रणनीति तैयार करें और आगे बढ़े। साथ ही साथ जो नए सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर बैंकों को अपनी पहुंच बढ़ानी चाहिए उसकी भी पहचान करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। केसीसी के मामले में ये निर्देश दिया गया है कि खासकर जो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है वहाँ पर जो किसान हैं उनको केसीसी जो है कैसे उपलब्ध कराई जाए, आसान तरीकों से उपलब्ध कराई जाए, इसके बारे में बैंक रणनीति तैयार करें। साथ ही साथ जहाँ तक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है इससे संबंधित जो दिक्कतें हैं उसकी भी समीक्षा की गई और खास रणनीति बनाने के निर्देश वित्त मंत्रालय ने बैंकों को दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लग्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी लैम्बोर्गिनी इंडिया ने अपनी नई एसयूवी उरूस एस की लॉन्चिंग कर दी है। कंपनी ने नई एसयूवी की कीमत 4 करोड़ 18 लाख रखी है। ज्यादा डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल। फास्ट कार्स और लग्जरी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की दुनिया में लैम्बोर्गिनी ने अपनी उरूस एस आज इंडिया में डेब्यू की है। अब ये जो कार है ये उनकी स्टैंडर्ड उरूस का एक फेसलिफ्ट वर्जन है। उसके अलावा इनके अब लाइनअप में यानी उरूस के फैमिली में आपको 2 तरह के डेरिवेटिव्स देखने को मिलेंगे, एक उरूस एस और एक उरूस परफॉर्मेंटे। अब इसके कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स क्या है आपको बता दें। फ्रंट बम्पर पर आप देखेंगे कि स्टील ग्रिल लगा हुआ है जो अनलाइक परफॉर्मेंटे में एक क्रोम कार्बन ग्रिल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका इंजन जो है वो 666 हॉर्स पावर इक्विप्ड है, यानी आप टॉप स्पीड 305 किलोमीटर्स पर चला सकते हैं और इसको 3.5 सेकंड्स में आप 100 kmph टच कर सकते हैं इस उरूस एस के साथ। इसके अलावा फ्रंट बम्पर पर जो चेंजेस है आप देखेंगे, एयर कूलिंग वेंट्स थोड़े से एनहांस्ड है अपने स्टैंडर्ड वर्जन से। अगर आप इसकी हेडलैम्प्स देखें काफ़ी शार्प फीचर्स इसमें दिए गए हैं, फ्लड लाइट्स में भी। और इसके अलावा साइड पर अगर आप आए इसके व्हील्स में भी काफ़ी अच्छा
डिज़ाइन दिया गया है और परफॉर्मेंस के से हटकर इसका जो है एयर सस्पेंशन आपको इस कार में देखने को मिलेगा। ओवरऑल ऑल एंड ऑल इंटीरियर्स पर आप देखेंगे तो इसके 6 ड्राइविंग मोड्स आपको देखने को मिलेंगी और इंटीरियर्स में आप काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इसके ट्रिम्स को लेकर, इसके लेदरेट इंटीरियर्स को लेकर, इनफैक्ट इसकी सीट्स और कलर को भी लेकर। तो ओवरऑल उरुस एस आपको अब भारत में जल्द ही देखने को मिलेगी। तो 4 करोड़ की कार है ये और क्या खासियत है ये हमारी सहयोगी आपको बता रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।